हमारे साथ हैं अमित नेहरा जी, आपका स्वागत है एक बार फिर से। वरिष्ठ पत्रकार अनुज अग्रवाल जी हैं, केसी मलकानिया जी हैं और राजनीतिक विश्लेषक गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। आप सभी का स्वागत है। मैं आप सभी के पास आऊंगा, लेकिन इससे पहले एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है हिसार से। जयप्रकाश जेपी की जीत को लेकर ये खबर है। जयप्रकाश जेपी की जीत को लेकर इस वक्त ये बड़ी खबर मिल रही है। अपने मेहमानों के पास भी हम जाएंगे, लेकिन उससे पहले ये बड़ी खबर आप देखिए। हिसार से जयप्रकाश जेपी की जीत को लेकर ये खबर इस वक्त सामने आ रही है। तो जयप्रकाश ने रणजीत सिंह को हरा दिया है। हिसार सीट को लेकर ये अपडेट सामने आ रहा है। एक और बड़ी खबर देखिए सामने आ रही है इस वक्त। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, हिसार सीट से हमने आपको खबर बताई। अब एक और बड़ी खबर है गुरुग्राम से राव इंद्रजीत की जीत को लेकर ये खबर मिल रही है। राव इंद्रजीत की जीत 1 लाख से ज्यादा वोटों से राव इंद्रजीत की यहां पर जीत हो गई है। कांग्रेस के राज बब्बर को राव इंद्रजीत ने हरा दिया है। और गुरुग्राम के बाद एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। देखिए, एक एक सीट को लेकर अपडेट आपको हम दे रहे हैं। अलग अलग सीटों का आंकड़ा क्या कह रहा है। भिवानी महेंद्रगढ़ सीट पर बीजेपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ रही है। बीजेपी को बढ़त है। भिवानी महेंद्रगढ़ में 40,809 वोटों से धर्मवीर सिंह आगे चल रहे हैं। कांग्रेस के राव दान सिंह भारतीय जनता पार्टी से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 40,809 वोटों का यहां अभी तक अंतर है। चलिए, हमारे खास मेहमान लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। एक बार फिर से सीधा उनका रुख करेंगे। अमित नेहरा जी हैं, अनुज अग्रवाल जी हैं, केसी मलकानिया जी हैं, गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। अमित नेहरा जी, आपके साथ ही मैं शुरू कर रहा हूं सर। अभी 5-5 का आंकड़ा आ रहा है दोनों का, कांग्रेस का और बीजेपी का, इन 10 सीटों में से। फिलहाल के ताजा अपडेट को लेकर मैं आपका एक रिएक्शन चाहूंगा। लेकिन मैंने तो बहुत पहले ही कह दिया था कि मुकाबला बराबरी का रहेगा प्रदेश में। और ये जो इंडियन न्यूज में नेहरा साहब, मैं माफी चाहूंगा सर, आपकी आवाज में डिस्टर्बेंस आ रहा है। मैं आपके पास लौटूंगा। अनुज अग्रवाल जी, आपको मेरी आवाज क्लियर मिल रही है सर? बिल्कुल। हेलो। नहीं, अनुज जी, आपकी आवाज भी क्लियर नहीं है। मैं पहले कनेक्शन को हम ठीक करते हैं, फिर मैं आप लोगों के पास लौट कर आ रहा हूं। आप सभी लोग हमारे साथ बने रहिए, आप सभी के पास मैं लौट कर आऊंगा। लेकिन उससे पहले कुछ तस्वीरें देखिए सामने आ रही हैं। कहीं पूजा पाठ हो रही है, कहीं आतिशबाजी हो रही है, कहीं जीत का जश्न मनाया जा रहा है। गुरुग्राम से देखिए राव इंद्रजीत सिंह जीत गए हैं। राव इंद्रजीत की गुरुग्राम से जीत हुई है। कुमारी सैलजा जीत गई हैं सिरसा सीट पर। सिरसा में कुमारी सैलजा ने जीत दर्ज करने में वो कामयाब हो गई हैं। कुमारी सैलजा सिरसा से जीत गई हैं। तो सरकार तो हमारी बच गई, सरकार तो अब बन गई। अब 3 के जो चुनाव होने वो अब अगले होंगे, उसमें भी देखेंगे। जैसा आप कह रहे हैं ऑपरेशन लोटस फेल हुआ है। ऑपरेशन लोटस मैं नहीं, ऑपरेशन लोटस ने मैसेज गया है। बिल्कुल जनता यहाँ देखिए, जनबल जीता है और धनबल हारा है। मुख्यमंत्री तो देखिए, तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं, रिएक्शंस भी लगातार सामने आ रहे हैं और कहीं खुशी तो कहीं गम का माहौल नजर आ रहा है। एक और बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त। देखिए, सीटों पर हार जीत का सिलसिला लगातार अलग अलग जारी। अंबाला से कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है। अंबाला में कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। वरुण चौधरी 47,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। ये कांग्रेस के लिए खुशखबरी है। बंटू कटारिया पीछे, कांग्रेस की बढ़त यहां पर लगातार जारी है। वरुण चौधरी 47,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 47,000 वोट का मार्जिन अभी लेकर चल रहे हैं। एक और बड़ी खबर इस बीच सामने आ रही है। इस बीच एक और बड़ी जानकारी आपको बता दें। सोनीपत में कांग्रेस को बढ़त जारी है। सोनीपत में कांग्रेस पार्टी को बढ़त। सतपाल ब्रह्मचारी 21,000 वोट से आगे चल रहे हैं। 21,000 वोट का अंतर है सोनीपत में। बीजेपी के मोहनलाल बड़ौली पीछे चल रहे हैं फिलहाल। सोनीपत में कांग्रेस की बढ़त लगातार जारी है।
कांग्रेस को बढ़त है सोनीपत में। सतपाल ब्रह्मचारी 21,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। सोनीपत में कांग्रेस पार्टी को बढ़त जारी है। ये बड़ी खबर, बड़ी जानकारी कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी सोनीपत से है। और एक और बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है। सोनीपत से खबर हमने आपको बताई। अब सोनीपत के बाद एक और बड़ी खबर आपको बताएं कुरुक्षेत्र से, जहां पर बीजेपी की बढ़त जारी है। कुरुक्षेत्र से नवीन जिंदल 30,000 वोटों से आगे चल रहे हैं। बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल 30,000 वोटों से आगे हैं। कुरुक्षेत्र से सुशील गुप्ता बीजेपी के नवीन जिंदल से पिछड़ते हुए नजर आ रहे हैं। 30,000 वोटों का अंतर है। हालांकि 30,000 वोटों के अंतर से नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं सुशील गुप्ता से। ये खबर बीजेपी के लिए अच्छी है। कुरुक्षेत्र सीट पर बीजेपी कैंडिडेट नवीन जिंदल 30,000 वोटों से आगे चल रही है। तो कुरुक्षेत्र से ये बड़ी खबर आपको दे रहे हैं इस वक्त। सुशील गुप्ता यहां पर नवीन जिंदल से पिछड़ते हुए नजर आ रही हैं। तो कुरुक्षेत्र से अच्छी खबर भारतीय जनता पार्टी के लिए है, क्योंकि यहां पर बीजेपी के कैंडिडेट नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं, सुशील गुप्ता पीछे चल रहे हैं। आम आदमी पार्टी के टिकट पर उन्होंने चुनाव लड़ा गठबंधन में कांग्रेस पार्टी के साथ, लेकिन नवीन जिंदल यहां 30,000 वोटों से आगे चलते हुए नजर आ रही हैं। तो कुरुक्षेत्र से बीजेपी के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। तो एक एक सीट का आंकड़ा आपको बता रहे हैं। एक एक सीट को लेकर कौन आगे कौन पीछे, कहां पर किसकी जीत है, ये लगातार हम आपको बता रहे हैं। चाहे वो अंबाला की सीट हो, कुरुक्षेत्र हो, करनाल की सीट हो। करनाल में हमने आपको बताया मनोहरलाल आगे चल रहे हैं, कुरुक्षेत्र में नवीन जिंदल आगे चल रहे हैं, उधर वरुण चौधरी अंबाला में आगे चल रहे हैं। सोनीपत में सतपाल ब्रह्मचारी मोहनलाल बड़ौली के बीच में मुकाबला हुआ है। और देखिए ये पटाखे फोड़े जा रहे हैं, आतिशबाजी हो रही है जीत के जश्न में। जहां पर प्रत्याशियों की जीत हुई है वहां उनके समर्थक और कार्यकर्ता खूब जश्न मना रहे हैं, खूब आतिशबाजी भी कर रहे हैं। हिसार में जयप्रकाश ने शिकस्त दी है रणजीत चौटाला को। उधर सिरसा में कुमारी सैलजा ने अशोक तंवर को। और देखिए हिसार का आंकड़ा, हिसार का जो नतीजा है वो जयप्रकाश के पक्ष में गया है। जयप्रकाश ने जीत दर्ज की है। कांग्रेस पार्टी की यहां पर जीत हुई है। कांग्रेस से जयप्रकाश जेपी जीतने में कामयाब हिसार से हो गए हैं। एक एक सीट को आप समझिए ग्राफिक्स के जरिए। सिरसा देखिए ये भी कांग्रेस पार्टी के पक्ष में गई है। सिरसा में भी कांग्रेस पार्टी जीत दर्ज करने में कामयाब हो गई है। तो सिरसा में भी कुमारी सैलजा जीतने में कामयाब हो गई हैं। सिरसा में कुमारी सैलजा ने जीत दर्ज कर लिया है। गुरुग्राम में यहां बीजेपी की जीत हो गई है। गुरुग्राम में राव इंद्रजीत सिंह जीतने में कामयाब हो गए हैं। गुरुग्राम में बीजेपी की जीत हुई है। राव इंद्रजीत सिंह ने गुरुग्राम में राज बब्बर को हराया है। राज बब्बर को कांग्रेस पार्टी ने चुनावी मैदान में उतारा। हालांकि उनके आगे होने की भी खबरें आई थी, लेकिन अब गुरुग्राम सीट बीजेपी के पक्ष में और वहां पर राज बब्बर को हार का सामना करना पड़ा। और सिरसा में कांग्रेस पार्टी के लिए खुशखबरी है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की कैंडिडेट कुमारी सैलजा की सिरसा में जीत हो गई है। तो 5 सीटों पर बीजेपी के लिए अच्छी खबर है और 5 सीटों पर कांग्रेस पार्टी के लिए अच्छी खबर है। मामला बराबरी का हो गया है। 10 सीटें लोकसभा की जिन पर चुनाव हुए हरियाणा में, और आधी आधी सीटें दोनों पार्टीज को मिलती हुई नजर आ रही हैं। और जीत के बाद, चूंकि उपचुनाव में नायब सैनी की भी जीत हुई है, जीत के बाद क्या कुछ बोले सीएम सैनी, सुनिए आप। करनाल के मतदाताओं को, करनाल के लोगों को मैं दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करता हूं। उन्होंने एक बड़ा विश्वास
वो व्यक्त किया है। मैं पूरे करनाल के लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद उनका करता हूं। और जो पिछले आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और मनोहर लाल जी ने जो काम किए हैं, ये उसका परिणाम है। सबका साथ, सबका विकास। सरकार ने बड़ी ईमानदारी से हर वर्ग को आगे बढ़ाने का, मजबूत करने का वो काम किया है। और आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश ने जो तीसरी बार बड़ा विश्वास नरेंद्र मोदी जी के ऊपर किया है, उनके नेतृत्व के अंदर मिलकर के हरियाणा को मजबूती से आगे बढ़ाने का काम करेंगे। तो आपने सुना नायब सैनिक को, मुख्यमंत्री नायब सैनिक को आप सुन रहे थे। जीत का सर्टिफिकेट ले लिया है उन्होंने और मीडिया से भी इंटरेक्शन किया जीत के सर्टिफिकेट के साथ ही। कार्यकर्ताओं के बीच में पहुंचे नायब सैनी, उनसे बातचीत की, मुलाकात की और मीडिया को भी उन्होंने संबोधित किया। आगे काम को लेकर भी बातचीत वो करते हुए नजर आए। जीतने में कामयाब हो गए हैं नायब सैनी करनाल में उपचुनाव में विधानसभा के, और उधर करनाल सीट पर मनोहरलाल भी जीत की ओर अग्रसर है। चलिए एक बार फिर से अपने खास मेहमानों के पास हम चलते हैं। लगातार खास मेहमान हमारे साथ बने हुए हैं। अमित नेहरा जी हैं, अनुज अग्रवाल जी हैं, केसी मलकानिया जी हैं और गुरमीत सिंह जी हमारे साथ हैं। अमित नेहरा जी, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आ रही है जी सर, आपकी आवाज भी क्लियर आ रही है। पहला रिएक्शन सर आपका मैं चाहूंगा अभी तक के नतीजों पर। देखिए, तो हरियाणा में पहले से तय थे नतीजे, क्योंकि मैं कुछ दिन से कह रहा था इंडिया न्यूज पे ही कि कांग्रेस 5 के आसपास सीट जरूर जीतने वाली है, और वही हुआ। और इसमें भी मैं ये कहना चाहूंगा, अगर भीतरघात नहीं होता कांग्रेस में तो ये सीटों की संख्या 2 और बढ़ सकती थी जी। और इसका आपको परिणाम देखने को मिलेगा, क्योंकि भिवानी जिले में सर थोड़ा सा आपको माफी के साथ मैं रोक रहा हूँ नेहरा साहब। एक बड़ी खबर मिल रही है, अपने दर्शकों को बता दें, फिर मैं आपके पास लौट कर आ रहा हूँ। एक बड़ी जानकारी इस वक्त मिल रही है, इन नतीजों के बीच में एक बड़ी खबर सामने आ रही है और बड़ी खबर यह है कि चंडीगढ़ में नतीजे अब तक घोषित नहीं हुए हैं। काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है, ये खबरें मिल रही हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन किया जा रहा है। काउंटिंग सेंटर के अंदर बहसबाजी की खबरें भी मिल रही हैं। चंडीगढ़ में नतीजे अब तक घोषित नहीं किए गए हैं और कांग्रेस के प्रदर्शन की भी खबर सामने आ रही है। चंडीगढ़ में नतीजे अब तक घोषित नहीं हुए, काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस का प्रदर्शन चल रहा है। तो काउंटिंग सेंटर के अंदर और बाहर दोनों जगह इस तरह की खबरें, बहसबाजी की खबरें सामने आ रही हैं। बड़ी जानकारी इस वक्त आपको दे रहे हैं। चंडीगढ़ में नतीजे अब तक घोषित नहीं हुए हैं, ये खबर सामने आ रही है। काउंटिंग सेंटर पर कांग्रेस पार्टी का प्रदर्शन भी चल रहा है। तो कांग्रेस के जो नेता कार्यकर्ता हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर बहसबाजी की खबरें भी हैं। बहसबाजी काउंटिंग सेंटर के अंदर चल रही है। अभी तक नतीजे घोषित नहीं किए गए हैं, जिसको लेकर प्रदर्शन भी कांग्रेस पार्टी का चल रहा है। विरोध कांग्रेस पार्टी करती हुई नजर आ रही है। तो ये बड़ी जानकारी इस वक्त चंडीगढ़ से मिल रही है। काउंटिंग सेंटर के अंदर बहसबाजी चल रही है। चंडीगढ़ में नतीजे अब तक घोषित नहीं हुए हैं। कांग्रेस के प्रोटेस्ट की खबर सामने आ रही है। कांग्रेस पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं वो प्रदर्शन कर रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर और बाहर भी प्रदर्शन हो रहा है। दोनों जगह प्रदर्शन हो रहा है, सेंटर के अंदर भी और बाहर भी। सेंटर के अंदर बहसबाजी हो रही है, ये खबर भी मिल रही है। तो साहिल रुखाया फोन लाइन पर हमारे संवाददाता इस वक्त जुड़ गए थे अपडेट के साथ। साहिल, क्या जानकारी मिल रही है अभी? अपडेट करिए। बिल्कुल, जिस तरीके से चंडीगढ़ की सीट पर जो है लगातार जो है वो हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा था। अब जिस तरीके से
लगातार जो है वो जो बीजेपी के प्रत्याशी थे उसकी ओर से ऑब्जेक्शन जो है वो उठाया गया था। हालांकि मनीष तिवारी की जीत जो है उसकी औपचारिक घोषणा नहीं हुई है, लेकिन जो है जिस तरीके के आंकड़े जो है जो हमारे पास आए हैं उससे ये लग रहा है कि मनीष तिवारी जो है वो जीत गए हैं। लेकिन जो है जो भाजपा के जो प्रत्याशी थे संजय टंडन उनकी ओर से कुछ ऑब्जेक्शन जो है वो उठाए गए थे रिकाउंटिंग को लेकर। तो ऐसे में लगातार जो है हंगामा जो है वो देखने को मिल रहा है। नतीजे अभी तक घोषित नहीं हुए। कांग्रेस के कार्यकर्ता सेंटर के अंदर और बाहर दोनों जगह प्रदर्शन जो है वो कर रहे हैं। काउंटिंग सेंटर के अंदर भी बहसबाजी की सूचनाएं जो है वो मिल रही है। हम फिलहाल इस वक्त जो है चंडीगढ़ के सेक्टर 26 के अंदर मौजूद है, जहाँ साहिल आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। संवाददाता साहिल रुकाया को आप सुन रहे थे। फिर से अपने मेहमानों के पास हम चल रहे हैं। आप अमित तेहरा सा मैं चाहूंगा आप अपनी बात पूरी करें सर, फिर बाकी लोग के पास मैं जा रहा हूँ। तो हरियाणा में देखो सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ माहौल पहले से ही तैयार था। खासकर 2019 के बाद जो शुरू हुआ माहौल बनना सत्ताधारी पक्ष के खिलाफ, तो सबसे पहले तो किसान आंदोलन जो हुआ तो उसने बहुत बड़ी भूमिका निभाई है इन रिजल्ट को इस लेवल तक लाने में। और फिर खिलाड़ियों वाला मुद्दा आया और फिर सरपंचों वाला मुद्दा आया, तो बहुत सारे मुद्दे, आंगनवाड़ी वर्कर्स वाला मुद्दा आया, तो ये मुद्दे बनते गए। और फिर लास्ट में जो कांग्रेस ने जो दांव फेंका संविधान में संशोधन वाली बात जो कही कि आरक्षण को भी खतरा है, तो उसने अब बहुत एक माहौल बनाने में मदद की कांग्रेस के पक्ष में। नहीं तो पिछला 2019 का इलेक्शन था उसमें लाखों के मार्जिन से जीते थे। सिर्फ अगर रोहतक सीट को छोड़ दिया जाए, यहाँ पे 7,503 के आसपास था सिर्फ हार जीत का फासला। बाकी 9 के 9 जो थे क्षेत्र, संसदीय क्षेत्र, उसमें लाखों का मार्जिन था। लेकिन अब की बार देखो मार्जिन भी कितना कम रहा है। 3-4 सीटों पे तो 50,000 से भी कम रहा मार्जिन, और बड़ी कांटे की लड़ाई रही है। तो माहौल तो खिलाफ बनना शुरू ही हो गया था सत्ताधारी पार्टी के खिलाफ। केसी मलकानिया जी क्या कह रहा है सर आपका आकलन? जिस प्रकार का कांग्रेस ने टिकटों का वितरण किया तो वो काफी लेट किया, और भाजपा काफी पहले टिकटों का वितरण कर दिया था। और कांग्रेस के अंदर भीतर घात चल रहा था, भीतर में लड़ाई चल रही थी कि टिकटॉक किसको दी जाए किसको न दी जाए। एक तरफ सुरजेवाला, किरण चौधरी, शैलजा ग्रुप था, दूसरी तरफ हुड्डा ग्रुप था। परंतु अंत में हुड्डा ग्रुप जो हावी रहा और उन्होंने, हुड्डा जी ने अपनी मर्जी के उम्मीदवारों को टिकट दिलाई और उन्होंने काम भी किया। उन्होंने फील्ड में जाकर काम किया, जिसके कारण ऐसा माहौल बना। ऐसा लग रहा था पहले कि कांग्रेस जो है 3-4 सीटें जीत जाएगी और भाजपा जो है 6-7 सीटें ले जाएगी। परंतु बाद में लगा कि भाजपा के अंदर भी भीतर घात हुआ है, भाजपा के अंदर भी विद्रोह की लहरें थी, क्योंकि भाजपा ने ऐसा किया है कि कुछ तो दल विरुद्ध जो कांग्रेस के उम्मीदवार थे उनको टिकट दिया, जिससे पुराने कार्यकर्ता जो है वो निराश हो जाते हैं। सिटी के एमपी भी नाराज हो जाते हैं। वो सामने खुलकर विद्रोह नहीं करते, परंतु अंडर करंट ऑफ पार्टी के बरखलाफ काम करते हैं, जिसका नुकसान भाजपा का हुआ। भाजपा जो है अति उत्साह में थी और भाजपा को लगता था कि मोदी के नाम पे जीत जाएंगे। और उनके कार्यकर्ताओं ने इस बार घर घर जाकर जो संपर्क का अभियान होता है, पर्चियां बांटने का होता है, वो काम नहीं किया। उनको लगता है कि जीत तो हमने जाना ही है। तो इस प्रकार जो असली काम था फील्ड का कार्यकर्ताओं का, वो नहीं हुआ। और कार्यकर्ताओं को ऐसा लगता था कि अगर दूसरी पार्टियों से लाकर ही टिकट देने हैं और उन्हीं को आगे लाने हैं तो हमारा क्या, पुराने कार्यकर्ता इसके कारण निराश थे। और ये हरियाणा में नहीं देश भर में ऐसी चल रहा है। चाहे मध्य प्रदेश में चौहान जी थे, उनको मुख्यमंत्री पद न देकर दूसरी, राजस्थान में ऐसा हर जगह हुआ है। तो इस कारण जो बड़े बड़े नेता हैं वो भी निराश हैं इस तरह की कार्यक्रम प्रणाली के। हालांकि कहा जाता है कि भाजपा एक शिष्टाचार वाली पार्टी है, संगठनात्मक रूप से सुदृढ़ है, परंतु कार्यकर्ताओं में जो निराशा थी उसका प्रभाव इन चुनावों में देखने को मिला। इसलिए भाजपा और कांग्रेस की जो सीटें हैं वो करीब बराबर आ रही हैं। अब देखते हैं आगे विधानसभा चुनावों में लगता है कि भाजपा जो कांग्रेस है इसमें बड़ा बॉस बनकर आएंगे और अपने आप को मुख्यमंत्री के रूप में पेश करेंगे और टिकटें भी उनके मन मुताबिक ही वितरित की जाएंगी। अनुज अग्रवाल जी, बराबरी पर आ गया है मामला, 5-5 दोनों की सीटें अब तक के नतीजों में।
बिल्कुल बड़ी चेतावनी है बीजेपी के लिए। जो विधानसभा में स्थिति वही लोकसभा में हो रही है और उसका सीधा सीधा इम्पैक्ट दिल्ली पर भी पड़ रहा है। और आगे आने वाले विधानसभा चुनावों में निश्चित रूप से भाजपा के लिए बहुत चुनौतीपूर्ण समय है, जबकि वो अब बिल्कुल इंडिपेंडेंट हो गई है, अब उसका किसी गठबंधन में नहीं है। तो ऐसे में अकेले दम पर कैसे वो ये बैतरणी पार करेगी चुनावों की विधानसभा के लिए, उसके लिए बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है इस चीज पर। और कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी एड्स है, बिल्कुल जैसे विजय जी ने कहा कि इतने अच्छे मार्जिन से कांग्रेस जीत रही है और बीजेपी की जीत का मार्जिन बहुत कम हो रहा है जी। तो ये सीधा सीधा संकेत है कि जैसे तैसे भाजपा अपनी इज्जत बचाने में जरूर कामयाब रही है कि चलो बराबरी पर छोड़ दिया, लेकिन विधानसभा चुनावों में इसका बहुत जबरदस्त इम्पैक्ट पड़ेगा और भाजपा के लिए अपनी स्थिति बनाए रखना बहुत ही मुश्किल होगा। तो ये सारी संभावनाएं प्रदेश में एक नई राजनीति के नए सिरे से एक नए मंथन की और नए चिंतन का एक द्वार भी खुलती है। और ये बता रही है कि रीजनल पार्टीज का राजस्थान में अब हरियाणा में अब वो उस तरीके का अस्तित्व या उस तरीके का उनकी महत्व नहीं रहेगा और बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने लगभग रहेंगे इसमें। ठीक है, गुरमीत सिंह जी, क्या संकट का संदेश देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात तो ये कि जो राजनीतिक माहौल बदला है वो केवल हरियाणा में नहीं सारे देश में बदला है जी। और हरियाणा से प्रदेश सरकार से नाराजगी तो थी ही, जो तमाम मुद्दे थे, पोर्टल की बात थी या आपके सरपंचों की बात थी, आंगनवाड़ी की बात थी, बेरोजगारी की बात थी, तमाम मुद्दे थे और किसान का तो सबसे बड़ा था ही, जिसकी वजह से जाना मुश्किल हो रहा था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर भी जो एक मोदी जी का करिश्मा था वो अब डाउन की तरफ है, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि 303 सीटों से अगर कोई पार्टी 60-70 सीटों का नुकसान उठा रही है तो और क्लियर मेजोरिटी नहीं आ रही है और उनकी अगर सरकार बनती भी है तो वो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू की बैसाखियों पे बनेगी। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण तो यही है कि आप 2014 देखिए, 19 देखिए, आज राहुल गांधी की अभी आप प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखा रहे थे, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हो भी गई, अभी मोदी जी का मालूम भी नहीं है। नहीं तो अब तक आप जानते हैं कि पूरे ढोल नगाड़ों के साथ भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यालय है दिल्ली में, वहां हर बार एक चलन था कि हर विजय के बाद वहां पे जाते थे और अब वो डिसाइड नहीं कर पा रहे कि अब जीत ऐसा नहीं है 240 सीटें कोई कम तो है नहीं। पूर्व में जो सरकारें बनी है वो 140 पे भी बनी है, 208 पे भी बनी है, जो मनमोहन सिंह की 2 बार सरकार बनी, आज भी वो सबसे बड़ी पार्टी है। लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह का एक लार्जर देन लाइफ जिसको बोलते हैं जो इमेज खड़ी की गई थी वो इस इलेक्शन में तोड़ी है लोगों ने और एक बहुत परिपक्व संदेश सबको दिया है। और जहां तक हरियाणा की बात है, मैंने जैसे पहले ही कहा कि देखिए 10 साल हो गए थे, 9.5 साल लगभग, और उसमें जो एंटी इनकम्बेंसी है वो तो मोदी जी ने खुद ही मान लिया था जब उन्होंने मनोहर लाल जी को रिप्लेस किया। और रिप्लेस करने का क्या कारण था? वो चेहरा इसीलिए बदला गया कि उनकी जो फीडबैक थी, उनको जो अपनी सूत्रों से, अपने एजेंसी से, अपने और तरह से जो जानकारियां मिल रही थी, उससे ये पता लग रहा था कि सरकार से लोगों की नाराजगी है। इसीलिए मुख्यमंत्री का चेहरा चेंज किया गया और जब वो चेहरा चेंज किया गया तो कांग्रेस को और भी ज्यादा इस बात को कहने में उनको बल मिला, उन्होंने इस बात को और ज्यादा एग्रेसिवली उठाया। आपको मालूम है 3 और विधायक छोड़ के चले गए जो सरकार को समर्थन कर रहे थे। मैंने पहले भी आपके यहाँ कहा कि जी ये मुद्दों से ज्यादा जो चुनाव होता है वो परसेप्शन से लड़ा जाता है। हमारे देश में एक माहौल बनता है, उस माहौल में जो है वो नतीजों पर सीधा उस माहौल का असर होता है, वो असर आप साफ महसूस कर सकते हैं। और अभी 5-5 तो है ही, 6-4 भी हो सकता है। सुबह से 6-4 ही चल रहा था क्योंकि 1-2 सीटों पे अभी रिजल्ट अनाउंस नहीं हुआ है और मार्जिन वहां पर टाइट है। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी जो 10-0 पिछली बार जीती थी, उसके किट्टी से 5 सीटें खिसक गई और विधानसभा चुनाव एक बहुत बड़ी चुनौती होगी आने वाले समय में, क्योंकि जो डबल इंजन की बात थी और थी, अभी तो अब कुछ भविष्य अभी अनिश्चित है। हो सकता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने लेकिन प्रधानमंत्री कोई बने, हो सकता है मोदी जी ही प्रधानमंत्री बने और फिर से दोबारा वो कुछ तोड़ फोड़ करके और जो है वो मजबूत सरकार चल जाए। तो अभी एक अनिश्चित माहौल है, लेकिन निश्चित ही मैं ये मानता हूँ कि लोगों का संदेश बहुत क्लियर है कि आप टेकन फॉर ग्रांटेड अगर लेंगे तो केवल बड़ी बातों से या बड़े नारों से अगर आप करेंगे तो जनता चुप रहकर उसका जवाब देना जानती है और ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात है। और विपक्ष का मजबूत होना, चाहे किसी को कुछ, मैं तो कह रहा था आज किसी चैनल पे कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों को भी इसमें स्वागत करना चाहिए जो जनादेश है बहुत खुले दिल से, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत जरूरी है। पहले वो कहा ही करते
मजाक उड़ाया करते थे कि जी विपक्ष का नेता बनने के लिए भी सीट नहीं आ पा रही। तो अब कांग्रेस तो 50 सीट अधिक लेके जा रही है और बीजेपी 50 सीट कम लेके जा रही है, 50 से भी ज्यादा, शायद 60 सीट आप समझिए। जी 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 303 303 था। तो बिल्कुल। आने वाले समय के लिए भारत में लोकतंत्र मजबूत होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। और जहां तक नैरेटिव की बात है संविधान वाली, देखिए ये सब दोनों तरफ से कोशिश होती है नैरेटिव को चलाने की। उधर दोनों उधर से भी चली थी कोशिश, इधर से भी चली थी कोशिश, लेकिन इस बार कांग्रेस ने गठबंधन किया। उस गठबंधन में कुछ लोग पूरी तरह से नहीं आए। जो उदाहरण के लिए नीतीश कुमार अलग हो गए, बंगाल में समझौता नहीं हो पाया, पंजाब में समझौता नहीं हो पाया। ठीक है। अदरवाइज हो सकता है उनको और लाभ होता, लेकिन अब कम से कम एक उनको भी आगे काम करने की प्रेरणा मिलेगी और उन्हें लगेगा कि भाई जनता चीजों को समझती है। अगर इस बार भी चुनाव में नतीजे एक तरफा हो जाते, 400 पार हो जाते, तो शायद विपक्ष भी हतोत्साहित होता और उसको भी आगे के लिए लगता कि भाई हम क्या, क्योंकि इसमें कोई दो राय नहीं कि विपरीत परिस्थितियां थी चुनाव में। ठीक है। अमित नेहरा जी, संविधान की कॉपी लेकर आए थे राहुल गांधी प्रेस कॉन्फ्रेंस में, बहुत छोटा एक रिएक्शन चाहूंगा आपका नेहरा साहब। देखिए, हरियाणा में इस नैरेटिव ने बहुत बड़ा काम किया है, आप माने या ना माने, लेकिन ये है कि जो दलित वर्ग है उसने एक मुश्त कांग्रेस को वोट दिया है। तो उनको ये हो गया कि होना हो, ये तुम्हारे आरक्षण के ऊपर एक तलवार लटका दी है बीजेपी ने। और जो 400 पार वाला नारा था वो भी आत्मघाती सिद्ध हुआ है, बूमरिंग कर गया वो बीजेपी को। हरियाणा की बात अगर मैं कहूं तो, क्योंकि मैं पूरे चुनाव प्रचार में घूमा हूं, पूरे इसमें जो समय अवधि थी तो पूरे हरियाणा में घूमा, तो दलितों में ये बड़ी तगड़ी परसेप्शन थी और जबरदस्त वोटिंग हुई है। इसको कांग्रेस को बहुत ज्यादा फायदा मिला है। हालांकि ये परसेप्शन ही तो है कि वो करेंगे या नहीं करेंगे, लेकिन कांग्रेस इसको बुलाने में कामयाब रही। सबसे बड़ी बात यह है कांग्रेस के बारे में, मैं तो ये कहूंगा कि कांग्रेस का पूरा संगठन भी नहीं था। भाई डिबेट्स में भी हम यही कहते थे, भी कांग्रेस अपने जिला अध्यक्ष नहीं बना पाई, ब्लॉक में नहीं बना पाई, और बीजेपी के तो पन्ना प्रमुख तक हैं, भाई एक एक पन्ने के प्रमुख हैं। उसके बावजूद, संगठन होने के बावजूद बीजेपी 200 सीट नहीं जीत पाई और बिना संगठन कांग्रेस ने इतना बड़ा करिश्मा कर डाला। और एक और बात रही, जब इलेक्शन का दिन था, वोटिंग हो रही थी, तो बहुत सारे बूथों पे इनके काडर ही नहीं था कांग्रेस का। उसके बावजूद जनता ने खुद अपने आगे बढ़ के वोट दिया कांग्रेस को। ये बहुत बड़ी बात है। ठीक। अनुज अग्रवाल जी, स्वरूप अब क्या देख रहे हैं आप? क्योंकि राहुल गांधी से पूछा भी गया मीडिया के द्वारा कि अब क्या करेंगे आप, विपक्ष में रहकर मजबूती निभाएंगे या सरकार में रहकर क्या करेंगे? तो उन्होंने कहा कि अभी कल गठबंधन की एक बैठक होनी है, फैसला उसमें हम करेंगे, सीट छोड़ने को लेकर भी कोई डिसीजन अभी उन्होंने नहीं लिया है। तो क्या स्वरूप आप देख रहे हैं सर? एक संक्षेप में उत्तर चाहूंगा आपका। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को कंसोलेशन प्राइज मिला है, 50-52 से 100 के आसपास सीटें हुई हैं। और अगर 10 साल के कसरत के बाद भी अगर सिर्फ इतनी ही सीटें बढ़ा पाए तो ये कोई बहुत अच्छा उनका उपलब्धि नहीं है। ये जरूर है कि उन्होंने बीजेपी को डेंट पहुंचाया, लेकिन जितने शिद्दत से उनको लगना चाहिए था देश में और जितने अच्छे से विपक्ष को कोऑर्डिनेट करना चाहिए था, वो कांग्रेस ने नहीं किया। और 3 और प्रमुख दल हैं जो इंडी गठबंधन में, इसमें चाहे वो अपने अखिलेश यादव की पार्टी रही हो, ममता जी की रही हो, या तमिलनाडु में स्टालिन जी की रही हो, इन तीनों की सीटें भी लगभग कांग्रेस के बराबर मिलाकर, तो कांग्रेस की पूरे देश में मिलाकर 100 सीटें आएंगी। तो ये वो सिग्निफिकेंट नहीं है। और इतना तो किसी देश में विपक्ष के पास 100 सीटें होना, कोई 20% के आसपास सीटें होना, तो मुझे लगता नहीं कि कांग्रेस एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर पाएगी। अगर बीजेपी से हम सोच रहे हैं कि बीजेपी अगर रूलिंग बनती है तो टीडीपी और जेडीयू उसके साथ बहुत बार्गेनिंग करेंगे, तो कांग्रेस की क्या स्थिति होगी जब इतने सारे उसके साथ 22 दल होंगे। तो अभी ये जरूर है कि कांग्रेस के लिए आत्मबल बन गया। अपना अस्तित्व का जो संकट हमें लग रहा था कि कांग्रेस पे आ गया, वो कम से कम उसने रिटेन कर लिया। राहुल गांधी की लीडरशिप एस्टेब्लिश होगी कांग्रेस के पास। जितने भी खराब नेता थे, जितने भी ऊपर से कांग्रेस के साथ थे, अंदर से बीजेपी के साथ थे, वो सारे फिल्टर हो गए। नई लीडरशिप खड़ी है, एक नया आत्मविश्वास खड़ा है। तो अगले 5 सालों में देश में विधानसभा के जहां जहां चुनाव होंगे वहां कांग्रेस बड़े आत्मविश्वास से लड़ेगी और बीजेपी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज खड़ा करेगी। तो अब अगर ये भूमिका अच्छे से निभाती है तो निश्चित रूप से कांग्रेस के लिए भी और भारत के लोकतंत्र के लिए उज्जवल भविष्य। ठीक है, गुरमीत सिंह जी, एक संक्षेप में आपका भी रिएक्शन चाहूंगा सर। अभी क्या स्वरूप देख रहे हैं आप? अभी राहुल गांधी को भी आपने सुना होगा प्रेस कॉन्फ्रेंस। देखिए, अब बहुत कुछ निर्भर करेगा पहले तो नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू पे, इसमें कोई दो राय नहीं है कि जो भारतीय जनता पार्टी है उसको न्योता तो मिलना तय है राष्ट्रपति जी के यहाँ से, क्योंकि वो सबसे बड़ा दल है।
और कोई बहुत ज्यादा बड़ा अंतर नहीं, केवल ये दो पार्टियां भी अगर उनके साथ आ गई तो वो सरकार बना सकते हैं। लेकिन अभी इसमें किंतु देखिए, इस समय सबसे अधिक नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के ही फोन गनगना रहे होंगे, जबकि नीतीश कुमार को तो ये माना जा रहा था कि वो राजनीति से अब लगभग फेड आउट हो रहे हैं और तेजस्वी यादव जो है वो उभरेंगे और ऐसा होगा, और उनका इस प्रकार से बातें हो रही थी। लेकिन यही कहते हैं जैसे नरसिम्हा राव जी की किस्मत जागी थी, ऐसे ही चंद्रबाबू नायडू भी पीछे काफी हाशिए पे रहे और अब वो दोबारा से केंद्र में आ गए। तो अब चंद्रबाबू नायडू ने तो बनना है मुख्यमंत्री आंध्र प्रदेश का, उनके लिए तो कुर्सी तय है। लेकिन नीतीश बाबू जो हैं, उनकी अपनी तमन्नाएं हैं। आज की तारीख में तो कांग्रेस उनको किसी भी तरह का ऑफर भी दे सकती है, हालांकि उससे बड़ा दल अखिलेश का है, सबसे ज्यादा अखिलेश की वाहवा हो रही है। लेकिन मैं तो ममता बनर्जी की भी तारीफ करना चाहूंगा, क्योंकि योगेंद्र यादव जैसे जो वक्त थे तमाम जो प्रेडिक्ट कर रहे थे, उनकी बाकी सारी बातें तो ठीक निकली। वो 240 ही प्रेडिक्ट कर रहे थे, 240 हुई। प्रशांत किशोर जी तो इस बार फेल हो गए। लेकिन वेस्ट बंगाल में तो वो भी प्रेडिक्ट कर रहे थे कि बीजेपी शायद थोड़ा सा बढ़ा लेगी, लेकिन ममता बनर्जी ने बहुत जबरदस्त प्रदर्शन किया है वहां पर, और उनकी भी 30 सीटें के करीब आ गई। और फिर स्टालिन जो 3 पार्टियों की भी बात हुई। तो अब इंडी गठबंधन में या इंडिया गठबंधन में जो सबसे बड़ा प्रश्न है वो तो यही है कि वो किसी को, कांग्रेस तो देखिए मुझे लगता है जिस तरह का राहुल गांधी राजनीति कर रहे हैं वो तो अब तैयार होंगे, भले उनकी 90 सीट है कि किसी को भी बना लो। लेकिन बाकियों में जो चंद्रबाबू नायडू हैं, नीतीश कुमार हैं, या ममता बनर्जी हैं, या स्टालिन है, ये लोग क्या किसी एक नाम पे तैयार होंगे? क्योंकि बहुत सीधा गणित है। इस समय लोगों को रियलाइज नहीं हो रहा है, मैंडेट बहुत तगड़ा आ गया है। अगर ये 30 सीटें केवल 2 लोग भी अगर भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देते हैं तो भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह से बहुमत प्राप्त नहीं कर सकती, क्योंकि 295 अगर 290 भी हैं और 30 सीटें आप निकाल दीजिए तो 265 होगी। तो ये 2 आदमियों पे सबकी निगाह होगी आने वाले 1-2 दिनों में। तभी राहुल गांधी ने भी एक बहुत कॉशियस जवाब दिया है। जाहिर सी बात है वो लोग भी कोशिश कर रहे होंगे, अनलेस कि उनकी फोन लाइन ना काट दी हो, जैसे बैंक के खाते सीज कर दिए थे, अगर उनके मोबाइल भी जैम हो गए हों कांग्रेस के नेताओं के, तो बड़ी बात नहीं, सरकार की एजेंसियां सब कुछ कर सकती है। तो वो किस तरह से रीच आउट करेंगे? कई जगह तो ये खबर ऑलरेडी चलने भी लगी है कि नीतीश कुमार को डिप्टी पीएम का ऑफर दे दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। तो अब 2 दिन बहुत रोचक होने वाले हैं। मैं एंड में केवल ये कहना चाहूंगा कि वो चुनाव जिसको आज से 2 महीने पहले सबसे बोरियत भरा चुनाव कहा जा रहा था, एक तरफा चुनाव कहा रहा था, वो कम से कम आज सबसे ज्यादा रोमांचक चुनाव बनकर साबित हुआ। एक बहुत छोट से ब्रेक के लिए सर हम रुक रहे हैं, आप बने रहिए, कहीं मत जाएगा, बहुत छोटा सा ब्रेक, बहुत जल्द हाजिर होंगे। बड़ी खबर के सह प्रायोजक हैं। बढ़िया है, शुद्ध है, MDH मिर्ची, धनिया, हल्दी, असली मसाले सच सच, MDH। आई लव इट जब भी आप सरप्राइजेस प्लान करते हो। थैंक यू। लेकिन आउटडोर पता है ना कितनी गर्मी है। That's what I needed right now. जापानीज हवा का एहसास तोमाशी थार कूलर के साथ। तोमाशी, a Japanese innovation. एसोसिएट स्पॉन्सर, जापानीज हवा का एहसास तोमाशी थार कूलर के साथ। तोमाशी, a Japanese innovation. रॉयल ग्रीन, टेस्ट द सक्सेस। जॉइंट पेन के लिए डॉक्टर